राधे कृष्णा आप सभी को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन है ए संप्रेषक और व्याख्याता की, बी सुगमकर्ता की, सी निर्देशक की, डी तालमेल बैठाने की। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन है सुगमकर्ता की। दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। देखो यहाँ पर बोला गया है इनमें से कौन सी विशेषता जो है वो प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। तो सबसे पहले उच्च आत्मदक्षता, ये तो प्रतिभाशाली बच्चों में रहती है। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, ये भी रहती है। अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, ये भी करते हैं। उच्च श्रेणी की मानसिक प्रतिक्रियाएं, उच्च श्रेणी की मानसिक प्रतिक्रियाएं ये नहीं रहती। ये जो है यही गलत है और यही सही है। तीसरा प्रश्न, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोहलबर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर में कोई भी बच्चा जो है वह नैतिक निर्णय लेने से पहले क्या करता है, वो भी जो नैतिक निर्णय लेता है, नैतिक निर्णय लेते समय बच्चे तो सबसे पहले पूर्व परंपरागत स्तर में बालकों की जो नैतिक तर्कणा है वो दूसरों के मानकों पर क्या होती है, निर्धारित होती है। इसलिए क्यों होती है निर्धारित, क्योंकि इस स्तर में बच्चा जो है नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति के अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ क्या होता है, प्रवृत्त रहता है। इसलिए इसका हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न है, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। देखो क्या बोल रहा है कि अधिगमकर्ता की व्यक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। देखिए निगमनात्मक तर्क से तो नहीं करेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, कलन विधि एल्गोरिथ्म का अधिकतर प्रयोग करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना चाहिए, याद कराना रटन प्रणाली से मुक्त करना है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, चौथा ऑप्शन डी, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। ये ऑप्शन हमारा सही है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बाल सिद्धांत नहीं है। देखो बाल सिद्धांत के बारे में बोला है, तो पहला है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। बी ऑप्शन है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। देखिए सभी तो एक समान नहीं बढ़ते, क्योंकि विकास जो है वह सबके में अलग अलग होती है। तो सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ये बात सही है, क्योंकि सभी विकास क्या है, परिपक्वन और अनुभव पर ही निर्भर होती है। जैसे जैसे आप परिपक्व होंगे वैसे वैसे आपकी अनुभव बढ़ती जाएगी। तो बाल विकास का ये ऑप्शन सही है। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। सही बात है।
आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए? नहीं, नहीं करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कराना चाहिए, ये भी गलत है। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, ये भी गलत बात है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया है? ए ऑप्शन सही है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? देखिए, सृजनात्मक बालक क्या होते हैं? अभिसारी चिंतन वाले होते हैं, क्योंकि वो हर एक प्रकार से क्या करते हैं? समस्या के समाधान के लिए अलग अलग तरीके खोजते रहते हैं, इसलिए सृजनात्मकता से संबंधित क्या है? अभिसारी चिंतन वाले होते हैं। 8वां प्रश्न, है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? देखिए, वाइगोत्स्की कैसे वैज्ञानिक है? सोशियो कल्चरल, सामाजिक। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। नहीं, ये गलत बात है। बच्चों के चिंतन को तब समझाया जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं का प्रयोग किया जाए। नहीं, ये भी गलत बात है। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। नहीं, ये भी गलत बात है। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की भी क्या है? सामाजिक वाले हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया, 8वां का। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, बच्चे। देखिए, बच्चों के बारे में बताया गया है। ए ऑप्शन है, चिंतन में वयस्क की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। नहीं, ये बात तो गलत है। बी ऑप्शन है, खाली बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। खाली बर्तन के समान तो होते हैं, लेकिन बड़ों के द्वारा ही भरा जाए, ये गलत बात है। निष्क्रिय जीव होते हैं? नहीं, बच्चे सक्रिय जीव होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन क्या है? बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने विचारों और वे चारों ओर जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ये बात सही है। बच्चे कैसे होते हैं? जिज्ञासु प्राणी होते हैं और वातावरण में निहित सभी तर्कों क्षमताओं का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, अपने ही क्षमताओं का। 10वां प्रश्न, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, बच्चों की त्रुटियों के बारे में बताना है, तो ए ऑप्शन बोल रहा है, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। सही बात है, ये ऑप्शन सही है। बच्चे की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें। नहीं, ये बात तो गलत है। बच्चे कम त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। नहीं, ये बात भी गलत है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, ये भी गलत बात है। तो हमारा 10वें का ऑप्शन क्या हो गया? ए, बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। प्रश्न 11, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए, देखिए, अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को आदर्श व्यवहार करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन है, ऑप्शन क्या बोल रहा है कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें। नहीं, ये बात तो गलत है, तिरस्कार नहीं करना चाहिए।
उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हो, आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। नहीं, ये भी गलत बात है। सी देखते हैं, सी ऑप्शन बोल रहा है अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि शिक्षक को चाहिए क्या, शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों के बारे में पूर्ण जानकारी होना चाहिए और उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उनके बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि एक कक्षा में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, है ना। इसलिए भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षक को क्या होना चाहिए, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि को भी जानना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। 12वां प्रश्न, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, एक समूह में अपने मित्र के साथ पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्र के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके खाली स्थान में विभिन्नता का कारण है। देखिए, उनकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं कि वो किस जगह में पढ़ना चाहते हैं। किसी को समूह पसंद होता है, किसी को समूह पसंद नहीं होता है। इसलिए ये क्या है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन जो है वो एक समूह में अपने मित्र के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके खाली स्थान में विभिन्नता के कारण है, किसमें, अभिक्षमता में या अधिगम शैली में या परावर्तकता स्तर या फिर मूल्यों। तो ये क्या होगा, अधिगम शैली में, क्योंकि अधिगम शैली इसलिए लिया जाएगा यहाँ पर क्योंकि बच्चा जो है वो किसी को समूह पसंद होता है, किसी को समूह पसंद नहीं होता, क्योंकि कोई समूह में पढ़ नहीं पाते, इसलिए उनकी अधिगम शैली क्या है, अधिगम शैली में भिन्नता को दर्शा रहा है। ये 13वां प्रश्न बड़ा प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ ये प्रश्न है सभी। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। देखिए क्या बोल रहा है कि भारत एक भाषिक विभिन्नता मतलब बहुभाषी वाला देश है ना। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 की बात बोल रहे हैं ना, प्राथमिक स्तर के। तो बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। हमें बताना है सत्य कथन को। तो सबसे पहला ऑप्शन है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों के लिए प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो। नहीं, ये बात तो गलत है। बी ऑप्शन बोल रहा है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। ये ऑप्शन ठीक है, शिक्षक को सभी भाषाओं का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया। सी भी देख लेते हैं, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी गलत बात है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन सही है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। ये ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न 14, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। देखिए, प्रकृति और पोषण, प्रकृति क्या है, नेचर से संबंधित है। नहीं, प्रकृति यहाँ पर क्या है, दो, देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले भी पढ़ा होगा कि नेचर और नर्चर, है ना। ये क्या है, प्रकृति नेचर को दर्शा रहा है, पोषण क्या है, नर्चर को दर्शा रहा है ना, पर्यावरण को। ये कि इसको प्रकृति मतलब हम कह सकते हैं अनुवांशिकता को, और पोषण को हम कह सकते हैं पर्यावरण में,
है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो प्रकृति से क्या अभिप्राय है, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ठीक है, प्रकृति से हम याद रखेंगे क्या, वंशानुक्रम को। ठीक है, किसको याद रखेंगे, वंशानुक्रम को। और पोषण से क्या याद रखेंगे, पर्यावरण को, नेचर और नर्चर। प्रश्न 15, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जनसंचार जो है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त कथन है जनसंचार के लिए, है ना। तो सबसे पहले जनसंचार के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। जनसंचार माध्यम अभिव्यक्ति मूल्यों, है ना, या विश्वासों को क्या करता है, प्रभावित करता है, और इसकी पहुंच दिनों दिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है, और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसलिए यह एक क्या है, सामाजिकरण का महत्वपूर्ण अंग है। आपको भी पता होगा जनसंचार मीडिया, है ना। ठीक, बी ऑप्शन सही है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। देखिए, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, तो नीचे 4 कथन दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है, मतलब गलत कथन को दर्शा रहा है, नहीं है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। क्या ये सही है? नहीं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, ये भी देखिए, ये तो सत्य कथन है, ये भी सत्य कथन है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये भी कथन सही है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये बात गलत है। और जो गलत है वही हमारा ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है। जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है, क्योंकि पूछा ही गया है नहीं, है ना, कौन सा सही नहीं है। तो 16 नंबर का हमारा ऑप्शन क्या है, डी, बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, ये बात गलत है। प्रश्न 17, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। देखिए, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षार्थियों को, है ना, बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए कैसी रणनीति अपनानी चाहिए। तो प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए, नहीं, ये बात तो गलत है। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना चाहिए, ये बात सही है। अगला और देख लेते हैं, पूर्व कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित। देखिए, मानक लक्ष्य निर्धारित नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि हमारे लक्ष्य क्या है, एक ही होना चाहिए। और उनकी उपलब्धि में आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना चाहिए, नहीं, ये बात तो गलत है। प्रत्येक शिक्षार्थी में लाने के लिए, प्रत्येक शिक्षार्थी में क्या लाने के लिए बोल रहा है, प्रतिस्पर्धा लाना, नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं लाना है, ये बात भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए, है ना, क्या करना चाहिए, सहायता करना चाहिए एक टीचर को। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख घटक है। देखिए, सामाजिकरण का मुख्य बोले या प्रमुख घटक बोले, ठीक है। तो सामाजिकरण का मुख्य घटक क्या होता है, परिवार, है ना, ये हमारा मुख्य घटक है। प्राथमिक बोले या फिर मुख्य बोले या प्रमुख बोले, आप परिवार को ही लेंगे सामाजिकरण का। प्रश्न 19, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण
रणनीति है, क्योंकि देखिए बच्चों को समूह कार्य देना चाहिए, है ना। ये एक प्रभावी शिक्षक रणनीति है, क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। नहीं, ये बात गलत है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, ये बात सही है। बच्चे, सी ऑप्शन देखते हैं, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, नहीं, ये गलत है। इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, नहीं। देखिए समूह में बच्चों को पढ़ाना क्या है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे से सहयोग लेते हैं, है ना, और जल्दी सीखते हैं। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या है कि बच्चे, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अगला प्रश्न 20वां, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा हो तो यह संकेत देता है कि बच्चा खाली स्थान का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। देखिए किस पे बोल रहा है कि पढ़ने और समझने में, है ना। तो पढ़ने और समझने के लिए क्या लेते हैं, पठन अक्षमता, है ना। क्या है वो, पठन अक्षमता। ये हमारा ऑप्शन होगा पठन अक्षमता, जिसे हम डिस्लेक्सिया बोलते हैं। लेखन अभिक्षमता डिस्ग्राफिया क्या है, लिखने में कठिनाई। गणितीय अक्षमता क्या है, जो भी गणितीय गणनाएं कर रहा है उसमें कठिनाई हो तो हम उसको क्या कहेंगे, गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया कहेंगे। डिस्प्रेक्सिया क्या है, देखिए गतिमान समन्वय, है ना। कोई भी डिस्प्रेक्सिया मतलब कोई भी शरीर के अंग से, है ना, गतिमान से संबंधित है, इस पे आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, पठन अक्षमता, पठन से संबंधित बोला गया है। 21वां प्रश्न देखते हैं, शैशव काल की अवधि होती है। देखिए शैशव काल क्या होती है, जन्म से 2 वर्ष होती है। या फिर देखिए पियाजे के अनुसार हम देखेंगे तो शैशव काल क्या होती है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। जन्म से 3 वर्ष भी होता है और जन्म से 1 वर्ष भी होता है। तो यहाँ पर जब भी आपको दिया रहे ऐसा, तो जन्म से 1 वर्ष को आप लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि शैशव काल जो है वह जन्म से लेकर 1 वर्ष तक होता है। आपने 12 अवस्थाएं पढ़ी होंगी। सबसे पहला क्या होता है, भ्रूणावस्था होता है। फिर उसके बाद में शैशवावस्था आ जाता है। भ्रूणावस्था जिसे हम लेते हैं 0 से लेकर 9 माह तक। फिर जन्म से लेकर 1 वर्ष तक को हम क्या कहते हैं, शैशव काल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जन्म से 1 वर्ष तक दिया होगा तो आप इसको लेंगे। जन्म से लेकर 1 वर्ष नहीं दिया होगा तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक लेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही ऑप्शन डी होगा, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक। पियाजे के अनुसार ऐसा बोला जाएगा, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बच्चे के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खाली स्थान अवस्थाओं में होते हैं। देखिए पियाजे के अनुसार क्या है, जन्म से लेकर 2 तक। कहाँ से, जन्म से 2 वर्ष तक, है ना। तो जन्म से 2 वर्ष तक उसको हम क्या बोलते हैं, शैशव काल, है ना। संवेदी गामक, जिसे संवेदी गामक या संवेदी गतिक बोलते हैं। ये होगा हमारा 0 से 2 होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक कितना होगा, 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक कितना होगा, 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक कितना होता है, तो 11 से 15 वर्ष तक। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा, है ना, किस काल में रहता है, तो 2 से 7 में बच्चा जो है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। प्रश्न 23 देखेंगे, विकास खाली से स्थान में खाली से स्थान की ओर बढ़ता है। विकास जो है वह खाली से स्थान की ओर
बढ़ता है, तो विकास जो है वह सामान्य से कहाँ बढ़ता है, विशिष्ट की ओर। ठीक है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। चौबीसवां प्रश्न, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर पर प्रदर्शन को प्रभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, जब वयस्क जो है वह सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, है ना, तब बच्चे जो है वह वर्तमान स्तर प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर, मतलब उनके भी संभावित क्षमता के स्तर प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सहयोग देना कहेंगे, है ना। सहयोग दे रहा है यहाँ पर वयस्कों के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा सहयोग देना हो जाएगा। 25वां प्रश्न, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्धमान स्कीमा, है ना, अवधारणाओं में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्धमान स्कीमा में कुछ न कुछ हम क्या कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। बदलाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आत्मसातकरण हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 26, मध्य बाल्यावस्था में भाषा खालिश स्थान के बजाय खालिश स्थान अधिक है। देखिए, मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है, सबसे पहले तो बच्चे क्या होते हैं, सामाजिकृत भाषा बोलते हैं, है ना। और क्या होते हैं, उसके बाद में वो अहम केंद्रित ज़्यादा होते हैं, है ना। तो मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है, भाषा जो है वह सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन सही है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या क्या शामिल है, तो पहला दिया हुआ है बच्चों का एक कोने में बैठना, नहीं, ये बात गलत है। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ये भी गलत बात है। सी ऑप्शन देखते हैं, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, नहीं, ये बात भी गलत है। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां होनी चाहिए, है ना। बाल केंद्रित शिक्षा में कैसी होनी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो बच्चे के लिए हस्तपरक क्या होनी चाहिए, गतिविधियां होनी चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा में। 28 प्रश्न 28, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा, है ना। क्या बोल रहा है कि एक अध्यापक है, वो राघव को, है ना, कक्षा में क्या कर रहा है, कीबोर्ड द्वारा स्वयं को तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते, मतलब राघव ने कोई संगीत तैयार किया होगा, उसको वो बजा रहा है। तब कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय है। किसकी बुद्धि उच्च स्तरीय, वो क्या बजा रहा है, तो संगीत। तो संगीतमय उसमें क्या होगा, बुद्धि जो है वह ज़्यादा होगी। कैसी बुद्धि होगी, संगीतमय। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो कैसी बुद्धि उच्च स्तरीय है इसमें, तो संगीतीय बुद्धि। ठीक है, इसमें लेंगे हम संगीतीय बुद्धि, संगीतमय बुद्धि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 29 नंबर। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है। देखिए, हमें आप शिक्षक हैं, आप
किसी भी लड़के या लड़की को ये नहीं कह सकते कि ये गणित लेने के लायक नहीं है या ये इससे कम है ना। ये किसको बता रहा है? लिंग पक्षपात को बता रहा है ना। लिंग पक्षपात को बता रहा है। ये हमारा ऑप्शन सही होगा, लिंग पक्षपात को बता रहा है। ठीक है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि लिंग पक्षपात को दर्शा रहा है। सही दृष्टिकोण ये भी आ सकता था ऑप्शन में। चलिए, आज का हमारा तीसवां और आखिरी प्रश्न। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खाली स्थान के अनुरूप बदलना चाहिए। देखिए, समावेशी शिक्षा अवस्था और बच्चे के अनुसार क्या है, हमें बदलना चाहिए। जिस अवस्था में बच्चे हैं उनके अनुसार क्या है, शिक्षण पद्धति को अपनाना चाहिए, है ना। प्राथमिक स्तर में है तो प्राथमिक शिक्षण पद्धति को अपनाना चाहिए, मिडिल में है तो मिडिल को अपनाना चाहिए, ठीक है। उच्च स्तर में है तो उच्च स्तर के अनुसार क्या करना चाहिए, हमारी शिक्षण पद्धति होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन क्या है हमारा? ए ऑप्शन, व्यवस्था और बच्चे, ठीक है। धन्यवाद।